Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana, and today we are going to complete this chapter of our past. Yes, let's start. New social and political groups. नए social, सामाजिक और political groups. The study of the thousand years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of the development that occurred over the period. 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 साल के बदलावों और इतिहास को समझना इतिहासकारों के लिए बड़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि इसके मापदंड और इसकी विविधता बहुत अधिक थी. एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस. इस समय में अलग अलग प्रकार की तकनीकें सामने आई. लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे कि सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, बुनाई में चरखे का प्रयोग. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और शस्त्रों में तोपों का प्रयोग. तोप जिसमें बारूद का इस्तेमाल होता है. कॉम्बैट. न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. उपमहाद्वीप में नए खाने और रहन सहन के तरीके आए. पटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सब आए. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, याद रखें कि ये सब जो आविष्कार हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकें, एंड क्रॉप्स और नई फसलें, कम अलोंग विद द पीपल, उन लोगों के साथ आई हु ब्रॉट देयर आइडियाज विद दैम एज वेल, जो अपने साथ अपने विचार भी लेकर के आए. एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम हुआ, दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. यह एक काल था वाणिज्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. तुम 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में इस बदलावों का अध्ययन करोगे. दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ये बहुत मोबिलिटी मतलब बदलाव, चेंजेस का युग था, काल था. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलोंग विद डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. लोग समूह में यात्रा करते थे अपॉर्चुनिटी के लिए. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसरों की प्राप्ति के लिए लोग एक समूह में यात्रा करते थे. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कर्व ए फॉर्च्यून. द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में, हेल्ड इमेंस वेल्थ, इसमें बहुत अधिक धन था. हमारे यहाँ पर बहुत अधिक धन था. इमेंस मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा. एंड द पॉसिबिलिटीज, और बहुत संभावनाएं थी, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू कर्व अ फॉर्च्यून, अपना भाग्य बदलने के लिए, भाग्य बनाने के लिए. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. लोगों का एक ग्रुप जो इस समय में बहुत महत्वपूर्ण बन गया, वो था राजपूत का. ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द राजपुत्र, एक नाम जो राजपुत्र से लिया गया है. द सन ऑफ ए रूलर, एक शासक का पुत्र. बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors. 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये जो टर्म है राजपूत, ज़्यादातर यूज किया जाने लगा उस समूह के लिए जो योद्धाओं का था. हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो क्षत्रिय जाति के होने का दावा करते थे. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स. अब राजपूत केवल शासक एंड चिफ्टेंस और सामंत वर्ग, यानी जो उनके नीचे काम करते थे, मंत्री, महामंत्री वगैरह. बट आल्सो सोल्जर्स, ही उसमें नहीं रह गए थे, उसमें अब सोल्जर्स यानी कि सैनिक भी आने लगे थे.
एंड द कमांडर्स और उनके नायक भी, हु सर्व्ड इन द आर्मीज, जो सेनाओं में काम करते थे, ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स, अलग अलग शासकों के, अलग अलग राजाओं के, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में। चिवलरी, कोड ऑफ कंडक्ट, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. कवियों और चारणों, बार्ड्स मीन्स होता है चारण, जो किसी की गाथाओं को लिखते हैं। कवियों और चारणों के द्वारा बहुत ही बहादुरी और चिवलरी, कोड ऑफ कंडक्ट, एक बहादुरी का प्रतीक माना गया इन्हें, बहादुर। ए वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, वेलर बहुत बहादुर, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और बहुत ही मतलब भक्त अपने उसके प्रति समर्पित, इन्हें बताया गया राजपूत को। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, दूसरे जो ग्रुप थे लोगों के, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, ये थे सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। एक कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, ओके, जो कायस्थ होते थे उनका क्या काम होता, वह स्क्राइब करते थे, नकल करते थे, और सेक्रेटरीज होते थे, मतलब किसी के लिए मतलब जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मुंशी, मुंशी होते थे। ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज, जो मुंशी मतलब जो लेखा जोखा रखते थे खातों का। ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, और ये जो युग था ये राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। थ्रू दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, पूरे इस काल के दौरान देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लीनिंग, लगातार साफ होते रहे, ऑफ फॉरेस्ट, जंगल लगातार साफ करते रहे लोग बाग, एंड द एक्सटेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सेंस एरियाज देन इन अदर्स, और लोग कृषि के लिए ज़मीन को बढ़ाते रहे और तेज़ी से ये जो जितने क्षेत्र में पेड़ थे, वन थे, उन्हें साफ करते रहे। चेंजेज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, और हैबिटेट में बदलाव, यानी कि जो होता है परिवास, यानी कि रहने के लिए जगह, ने बहुत सारे फोर्स ड्वेलर्स यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो वन में रहने वाले जो प्राणी थे, उन्हें मजबूर किया, फोर्स किया टू माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, कुछ और ने ज़मीन को जोतना स्टार्ट किया और वो क्या बन गए, पीजेंट्स बन गए। पीजेंट्स मतलब किसान बन गए। These new peasants groups gradually began to be influenced by regional market. These new peasants, ये जो नए किसान थे, इन किसानों का ग्रुप थे, gradually began to be influenced by the regional markets. ये जो मतलब स्थानीय जो बाजार थे उनसे प्रभावित थे। चिफ्टेंस सामंत वर्ग से, प्रीस्ट्स पुजारियों से, मोनेस्ट्रीज राजाओं से, एंड टेम्पल्स और मंदिरों से, ये इन सब से प्रभावित थे। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ये हिस्सा बन गए बड़ी और जटिल समाज का। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और इन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, यानी इन्हें कर देना पड़ता था। एंड ऑफर गुड्स, और चीज़ें देनी पड़ती थी, एंड सर्विस, और सेवाएं देनी पड़ती थी, टू लोकल लॉर्ड्स, जो वहाँ के स्थानीय मतलब मुखिया थे, बड़े थे। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज, नोटेबल यानी दिखाई देने वाले, इकोनॉमिक यानी वाणिज्यिक, एंड सोशल डिफरेंसेस और सामाजिक अंतर इमर्ज पैदा हुए, अमंग पीजेंट्स किसानों के बीच में। सम
पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड्स, कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। अदर आल्सो कैप्ट कैटल, और दूसरों के पास कुछ के पास पालतू पशु थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर, आर्टिसनल वर्क, और कुछ इसके एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ड्यूरिंग ना साथ साथ आर्टिसनल वर्क भी करते थे, यानी वो कुछ अपनी कला के हिसाब से भी कुछ बनाते और बेचते रहते थे। द लीन सीजन, जब खाली समय होता था उस समय वो क्या करते थे, कुछ आर्टिस्ट टाइप अपना बनाते और बेचते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इन टू जातीज और सब कास्ट। जैसे जैसे ये अंतर पैदा होते गए, लोगों में जाति या मतलब कास्ट को आगे भी डिवाइड करना शुरू कर दिया। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही वो अब रैंक करने लगे, मतलब जिस जैसे जो भी माँ बाप की रैंक थी उसी के हिसाब से वो अपनी रैंक मानने लगे थे। एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके व्यवसाय के हिसाब से। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, रैंक जो थी किसी की जो मतलब पदवी थी वो फिक्स नहीं थी, वो निश्चित नहीं थी हमेशा के लिए। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, और उसे शक्ति के साथ लाया जाता था, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी उसकी रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। इन्फ्लुएंसेस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति, जो जाति के मेंबर होते थे उनसे प्रभावित होती थी और उनके स्रोतों से भी प्रभावित होती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, किसी भी जाति का जो स्टेटस था, जो स्तर था, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता था। जाति फ्रेम्ड दियर ओन रूल्स, जातियों के अपने खुद के नियम थे। एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून थे। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, जो उनके सदस्य थे उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें सही उनका संचालन करने के लिए। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, ये जो रेगुलेशंस थे, ये जो मतलब नियम कायदे कानून थे, ये बड़ों के द्वारा लगाए जाते थे, बड़ों के द्वारा इन्हें इफेक्ट में लाया जाता था। डेस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और कुछ जगहों पे उन बड़ों को, उन एल्डर्स को, असेंबली ऑफ द एल्डर्स जो होती थी उसे क्या कहते थे, जाति पंचायत कहते थे। बट जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, लेकिन जाति को भी अपने गांव के नियमों को का पालन करना पड़ता था। सेवरल विलेजेज वर गवर्नड बाई अ चिफ्टन, बहुत सारे गांवों को के शासन किया जाता था सामंतों के द्वारा, यानी जो राजा के दरबार में कुछ पद पे होते थे उनके द्वारा बहुत सारे गांवों के ऊपर शासन किया जाता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, वो सब मिलकर के एक राज्य की एक छोटी इकाई को बनाते थे। ओके ओके स्टूडेंट्स, रीजन एंड एम्पायर, है ना? यस, लेट्स डू इट, कर लेते हैं थोड़ा सा जगह। रीजन, स्थान एंड एम्पायर और शासन। लार्ज स्टेट्स and large state like those of the चोल्स, जो बड़े स्टेट्स थे वो उन चोल्स को पसंद करते थे, जो चैप्टर 2 में आएगा। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स, बड़े राज्य जिनके जैसे चोल जो चैप्टर 2 में आएंगे, तुगलक्स चैप्टर 3 में आएंगे, और मुगल्स चैप्टर 4 में आएंगे। हम 2 3 4 चैप्टर पढ़ेंगे चोल, तुगलक और मुगल्स के बारे में। एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, ये बहुत जगह पे फैले हुए थे। असंस्कृत प्रशस्ति
एक संस्कृत प्रशस्ति में, एक संस्कृत की युक्ति में, जो चैप्टर 2 में फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति, जो चैप्टर 2 में एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल आया हुआ है, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। उसमें गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था 1266 से 1287 तक, 1266 to 1287, एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। ये एक्सप्लेन करता है, वो जो प्रशस्ति है ये एक्सप्लेन करती है कि वह एक बड़े वास्ट यानी यूज एम्पायर का शासन का शासक था। दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, जो बंगाल से लेकर के यानी गोड़ा जगह से लेकर के इन द ईस्ट पूर्व में, टू गजनी तक फैला हुआ था उसका, जिसे गजना कहते थे। इन अफगानिस्तान में, इन द वेस्ट पश्चिम तक, पूर्व में गोड़ा से बंगाल से लगा करके अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ सुल्तान एंड in the Afghanistan in the west and included all of South India, द्रविड़, दक्षिण भारत के द्रविड़ में भी इसमें ही शामिल था। दक्षिण भारत का द्रविड़ इसी में शामिल था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगह के लोगों को, गौड़ा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो कि गोड़ा आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के थे, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज, उसने अपनी सेनाओं के सामने सबको परास्त कर दिया। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज exaggerated claims of conquest। जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये बहुत बड़ी विजय थी। एट द सेम टाइम, और उसी दौरान, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो शासक थे वो अपना दावा होने का किसी भी मतलब सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे उपमहाद्वीप पर अपना दावा होने का वो क्या बोलते हैं उसको, दावा क्यों करते थे, अपना अधिकार होने का दावा क्यों करते थे। ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और स्थान। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज, 1318 में अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे, उन्होंने लिखा कि था अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। यहाँ हर स्थान पर, इस भूमि पर हर स्थान पर एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दर समुद्री इन साउथर्न कर्नाटक, जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी जो कि गुजरात में बोली जाती है, जिसे अब गुजराती कहते हैं, माबारी जो तमिलनाडु में बोली जाती है, गौरी इन जो बंगाल में बोली जाती है, अवधी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत उत्तर प्रदेश है उसमें अवधी बोली जाती है, एंड हिंदवी, और एक हिंदवी बोली जाती थी इन द एरिया अराउंड द दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसे हिंदवी भाषा कही जाती थी, जो कोरवी वगैरह मिल करके बनाती है दिल्ली से मेरठ का जो क्षेत्र है उसमें। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, अमीर खुसरो ने व्याख्या की कि इन भाषाओं में जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोध है, विरोधाभास है, देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, कि संस्कृत किसी भी स्थान से बिलोंग नहीं करती। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक पुरानी भाषा है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, और जन सामान्य यानी जो सामान्य जन हैं वो नहीं जानते इसे। ओनली द ब्राह्मण्स डू, केवल ब्राह्मण्स जानते हैं, जो संस्कृत है उसे केवल ब्राह्मण जानते थे।
मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मैंशनड बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा मेंशन भाषाओं की एक लिस्ट बनाइए। प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन। और आपको एक और लिस्ट बनानी है जो कि भाषाएं बोली जाती हैं टुडे इन द रीजन्स ऑफ ही मेंशन, वो उन जगहों पर जो उसने मेंशन की हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, जैसे उनके कुछ लैंग्वेजेस के नाम चेंज हैं। आपको आज की लैंग्वेजेस और उस जो अमीर खुसरो की लैंग्वेज हैं उनका एक क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है। अंडरलाइन नेम्स दैट आर सिमिलर, कुछ नाम ऐसे होंगे जो सिमिलर मिलेंगे आपको, सेम नाम मिलेंगे। एंड सर्कल दोज दैट आर डिफरेंट, और उन्हें आपको सर्कल कर देना है जो थोड़े अलग हैं। ठीक है, उन्हें तो आप अंडरलाइन करेंगे जो सेम है। ठीक है, अंडरलाइन द नेम्स दैट आर सेम, जो नेम सेम है ना आपके उन्हें अंडरलाइन करना है, और जो अलग हैं उन्हें आपको सर्कल करना है। ठीक है, उन्हें आपको सर्कल कर देना है। गॉट इट? ऐसे समझ आ गया आपको बात? ओके, दिस इज द फर्स्ट होमवर्क एंड द सेकेंड होमवर्क इज, डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम? क्या तुमने नोटिस किया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? तो आपको इसका भी आंसर लिखना है, जैसा कि आप इस लिस्ट को बना करके जान जाएंगे कि हाँ हमने ये समझ गए या नहीं समझ में आई बात। ठीक है, एंड ओके, थैंक यू फॉर टुडे।